हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस किया था और उसकी इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया था बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से मैक्सवेल ने ये भी बताया था कि टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर, मींस देयर इज ए सिमेट्री बिटवीन द टू फील्ड्स। नेचर की सिमेट्री रूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यदि कोई एक ऐसा अरेंजमेंट सेटअप हो जाए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सस्टेन कर रहे हो, मींस चार्ज ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मींस इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, अगर पैरेलल में टैंक सर्किट करेक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तो ईएम वेव्स प्रोडक्शन में वो कॉन्सेप्ट काम आता है। तो अगर हमें किसी डायरेक्ट्रिक और कंडक्टिंग मीडियम के अंदर हम मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस प्रपोज की थी जिसके बेसिस पे पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डिस्कस होती है, तो वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी एंड अलोंग विद द लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन दिस 5 इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशन। तो हम पहले ही मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं जिसको हम लिखते हैं, जो आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर फैराडेज गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी, वही आपके पास क्या कहलाता है मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशंस, जिसको आपने लिखा था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds means surface closed surface integral of electric field intensity over a closed surface जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते थे is equal to q total enclosed और by epsilon naught लिखते थे, जिसको हम क्या कहते हैं पॉपुलरली दैट इज नोन एज द गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली चलिए ये गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये कुछ पॉइंट्स सिग्निफाई करती है। पहला तो ये कि इससे हम क्या बताते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बताता है कि दैट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू क्लोज सरफेस due to some charge configuration, due to some charge or charge because isolated charge or configuration of charge due to isolated charge means charge exist करता है और configuration of charge। दूसरी बात ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है that is what the isolated charge means it connects the source means what the charge isolated charge। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होगी डाइवर्ज होंगी, नेगेटिव पे कन्वर्ज होंगी। आइसोलेटेड चार्ज विद इट्स इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा चार्ज का, स्टैटिक चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके सोर्स से कनेक्ट करता है विद इट्स इफेक्ट, लिख दीजिए दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज ये बताता है कि सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ओवर ए क्लोज सरफेस, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है का इसका मतलब कोई उसका सोर्स है पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होगी और नेगेटिव पे क्या होगी कन्वर्ज होगी। इट मींस दैट आप ये कह सकते हो कि कुछ कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी, मींस डाइवर्जेंस जीरो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, ठीक है, विच इंप्लाइज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास कैसी नहीं होगी कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड continuous loop।
दैट इज, आप ये कह सकते हैं कि सोर्स होगा दैट इज डाइवर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जेस एट नेगेटिव चार्ज। ये नहीं कि पॉजिटिव चलिए नेगेटिव और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव है, जैसा कि मैग्नेटिक लाइंस के केस में होता है कि नॉर्थ पोल से निकले साउथ, साउथ से नॉर्थ, क्लोज लूप बना देती है। यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता क्योंकि टर्म क्या नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब कोई सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। आप इससे ये भी बता सकते हैं कि इट इंडिकेट्स दैट, क्योंकि ये टर्म क्या है, नॉन जीरो आ रही है, सिंस closed integral E dot ds over a closed surface is not zero, means that is isolated charge, ठीक है। नॉन जीरो भी किसके बराबर है, q by epsilon naught। आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोस थर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की, एंड दैट इज नथिंग बट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपके पास बोस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स कहलाती थी, तो वो आपके पास होता था, आपको पता है, जीरो होता था। तो सेकंड है आपके पास क्लोज इंटीग्रल, जिसको आपने लिखा है गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट ds, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता था, जीरो, ठीक है। इस जीरो को भी आप इस तरह से कंपनसेट करते थे, म्यू नॉट म्यू लिख लीजिए, और प्लस m, प्लस में म्यू नॉट म्यू लिख लीजिए, म्यू नॉट छोड़ दीजिए म्यू, और क्या माइनस m, मीन्स ये तो किसको बता रहा है, नॉर्थ पोल को, और ये किसको बता रहा है, साउथ पोल को। मीन्स अकेला अगर पोल एग्जिस्ट करता, तो मीन्स सपोज नॉर्थ पोल होता अकेला, तो ये टर्म नहीं होती, मीन्स नॉन जीरो आता है, ठीक है, नॉर्थ पोल होता। तो अगर साउथ पोल होता, ठीक है, तो कैसे आती है, नेगेटिव टर्म आती, नॉन जीरो आती। इसका मतलब ये हो कि अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल हो, मीन्स कोई सोर्स हो, तो ये टर्म कैसे आनी थी, नॉन जीरो। बट ये कैसे आ रही, जीरो आ रही, जीरो आ रही का मतलब नॉर्थ के साथ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जब अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कैसे लूप बनाएंगे, क्लोज लूप। तो इससे क्या सिग्निफाई होती है, दैट इज, एक तो इसका मतलब कोई सोर्स नहीं है, मीन्स आपके पास सपोज कि बार मैग्नेट अगर हम कंसीडर कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड टू नॉर्थ से निकलती है, साउथ चलती है, और इनसाइड चलती है साउथ टू नॉर्थ। तो मीन्स कैसे लूप बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ से निकली साउथ और साउथ से नॉर्थ। तो कैसे लूप बनाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्लोज लूप। तो इसका मतलब ना तो जितनी किसी सरफेस से, यहाँ पे कोई अगर सरफेस में मान लो, तो जितनी लाइंस यहाँ से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, उतनी लाइन यहाँ से क्या कर रही होगी, लीव कर रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दैट इज जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये हुआ कि दैट इज magnetic lines of force do not form closed loop, forms closed loop। closed loop बनाएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अकेले साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसकी सिग्निफिकेंस होगी कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर अकेला पोल एग्जिस्ट करे तो टर्म कैसे आनी चाहिए, नॉन जीरो, बट इट इज जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल, इससे यही कंसीक्वेंस आती है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। दूसरी बात, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मींस मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ और साउथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी चीज ये पता था कि किसी सरफेस में जितनी लाइंस एंटर करेंगे उतनी क्या करेंगे, लीव करेंगे, तभी तो बिखराव कुल कितना होगा, जीरो। थ्रो a closed surface, through any surface the total magnetic field lines entering
इज इक्वल टू टोटल फील्ड लाइंस लीविंग, जितने एंटर करेंगे उतनी लीव करेंगे, तो कुल बिखराव कितना होगा, 0 होगा। तो आप इसको तो कहते हैं कि भाई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसको कहते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। और जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते थे वो आपके पास एम्पियर सर्किट लॉ, और एम्पियर सर्किट लॉ में किस मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर, तो हम एक ले लेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड करके नेट करंट की टर्म ली, और एक लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन। तो आपके पास 500 सेट मैक्सवेल इक्वेशन को बताएंगे, तो डिस्कस करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन की, एंड दिस इज नथिंग बट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखा ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज E इज इक्वल टू आपने लिखा था माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई बी आपको पता है फाई बी क्या होता था, छोटे से स्मॉल एरिया से फ्लक्स आती है, डी फाई कितना बी डॉट डी एस। ठीक है, और फाई निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस और ओवर ए क्लोज सरफेस। इसका आंसर इसको इस तरह से लिखते, इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस एंड दैट इज इंटीग्रल ओवर ए सरफेस दैट इज बी डॉट डी एस। ठीक है, अब इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ते थे वहाँ हम इसको इस तरह से लिखते थे कि क्लोज्ड ई डॉट डी एस लिखा था, ई डॉट डी एल लिखा था आपने, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी एल लिख दें इसको। ये आपके पास क्या है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमने निकाले थे ना ये मोशनल ईएमएफ में। ठीक है, तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस डी बाई डी टी और इंटीग्रल बी डॉट डी एस ओवर सरफेस एस। ये आपके पास इक्वेशन होगी, इसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मेट तो है ही मैक्सवेल इक्वेशन, लेकिन इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन किसको, मैग्नेटिक फील्ड है उसका टाइम वेरिएशन किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, दैट इज टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स कह दीजिए, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन, और उस फोर्थ इक्वेशन को हम कहते हैं, वी कॉल एज द modified Ampere's circuital law, fourth equation, fourth Maxwell equation, Maxwell's fourth equation। तो इसमें हम क्या कह देंगे कि जो modified Ampere circuital law है, modified Ampere circuital law, और एक्चुअली में एम्पियर सर्किट लॉ मॉडिफाई किसने किया था, एम्पियर के साथ में किसने, मैक्सवेल ने अपनी इंट्रोडक्शन और दे दी थी उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पिरियन लॉ। और क्या कहता था ये, क्योंकि आप अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते थे तो उसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते थे, V डॉट डी एल, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम लाइन इंटीग्रल लिखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल,
गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। तो पहली दो इक्वेशन तो सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड थी, दूसरी दो इक्वेशन लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेस्पेक्टिवली। और क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या लिखते थे, म्यू नॉट इनटू आई प्लस क्या लिखा था, आईडी लिखा था, जबकि वेयर आईडी आपके पास क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट करंट, टाइम वेरिएशन ऑफ किसके कारण से आता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बाय डी टी, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो इसको अगर इसके अंदर यूज करें तो दिस इंप्लाइज दैट क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई प्लस आई डी की जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई और बाय डी टी। इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। और इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता पता है, लेकिन टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिएशन से करंट आएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, और वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर कहना चाहें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन किसको जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। दैट इज टाइम वेरिएशन of electric field generates a magnetic field। इसका मतलब अगर मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे अगर हम हमारा ध्यान लगाएं तो थ्योरी ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अंदर हम मैक्सवेल फिफ्थ इक्वेशन जो कि लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन थी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, मैक्सवेल्स फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रख दिया जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड दोनों कारण से फोर्स रिएक्ट करेगा, कंबाइंड फोर्स। उसको ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये आपके पास फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ई है, और ये टर्म क्या है, दैट इज एफ एम। जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा एफ क्या होगा, दैट इज एफ ई प्लस एफ एम होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इज द फिफ्थ मैक्सवेल इक्वेशन। तो इन पांचों सेट ऑफ इक्वेशंस को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेसिक है, जिस तरह से मैकेनिक्स पढ़ते टाइम में न्यूटन्स लॉज की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमारी बिना मैक्सवेल इक्वेशन के आगे नहीं बढ़ती। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर गौर फरमाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये थ्योरेटिकली मैक्सवेल के दिमाग में ये पॉइंट स्ट्राइक करा था कि अगर मैं टाइम वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट करूं तो एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन एक दूसरे को क्या करेगा, जनरेट करेगा, एंड दैट बिकम्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस की। तो अब हम आगे डिस्कस करना चाहेंगे कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्या था और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। So now we will discuss about the electromagnetic waves or the EM waves. Actually जो Faraday's law of electromagnetic induction जो कि हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन में काउंट थी, वहाँ से हमने ये देखा था कि टाइम वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड और EMF। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करी डॉट डी लिखा था हमने, ऐसे लिख दिया था, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी is equal to minus d by dt, और this is to 5b means d dot ds ऐसे लिखा है, ये टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, एंड आल्सो आपने डिस्प्लेसमेंट करंट में भी लिखा था जो आपके पास मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट वाला था, क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl is equal to mu naught into I plus ID. ID means epsilon naught d phi by dt.
तो यहाँ से हमारे पास ये आता है कि टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर, सो ड्यू टू द सिमेट्री नेचर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। thus ड्यू टू द symmetry of nature, time variation of electric field and magnetic field, time variation of electric and magnetic field generates each other. इसका मतलब यदि अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का टाइम वेरिएशन होकर के एक दूसरे को जनरेट कर रहे हो, मींस से आपके पास टैंक सर्किट, थ्योरेटिकल ग्राउंड की बात कर रहा था, एक्सपेरिमेंटली इसको हर्ट्ज ने किया था। मींस उसने क्या था, कैपेसिटर ले लिया, उसके पैरेलल में इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, से इंडक्टेंस की वैल्यू L, कैपेसिटेंस की वैल्यू C, और इस एंड को से अर्थ कर दिया, इंडक्टिवली कपल करके एक इंडक्टर और ले लिया, मींस एक कंडक्टर इसी लेंथ L का। तो आपने देखा था कि एक टैंक सर्किट बन जाता था, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होती थी, एनर्जी की ऑसिलेशन, यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, और टाइम वेरिएशन हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करेंगे, और एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो तो ये आपने मैक्सवेल ने बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस की 1/2 पाई 1/√LC, ये फ्रीक्वेंसी आती है आपके पास। तो हम बात करना चाहते हैं कि ये वेव्स है क्या। So according to the Maxwell, the EM waves has an sinusoidal variation of electric field and magnetic field perpendicular to each other and as well as perpendicular direction of propagation of wave. So EM waves की definition अगर लिखना चाहें तो EM waves है क्या? EM waves has a sinusoidal variation variation means they can be represented by periodic function sine or cosine. Has a sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector generating each other. Sinusoidal variation of electric field vector and magnetic field vector acting perpendicular to each other and varying sign with time. ठीक है, acting perpendicular to each other and electric field vector and magnetic field vector varying with time, ये लिख देते हैं varying with time. टाइम वेरिएशन आपने लिखा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे को जनरेट करता है, perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of disturbance or propagation of wave. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन आपस में तो परपेंडिकुलर होंगी ही, एज वेल एज परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसको हम इस तरह से ड्रा भी करते हैं। एक बार 2010 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि ड्रा द EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रा करें। हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अगर हम 3 एक्सिस शो कर देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक ऑसिलेशन अगर हम लिख लेते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन इस ब्लू पेन से दिखा दी अलोंग द वाई एक्सिस, सपोज, ठीक, सपोज इन एरो से, ठीक है, इस तरह से पेंडुलम ऑसिलेशन हो रही, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और से जेड एक्सिस। तो क्योंकि ये तो आपके पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन,
मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस के परपेंडिकुलर हम कहे कि एक्स एक्सिस के अलोंग से प्रोपगेशन हो रहा है वेव का, तो उस एक्स के परपेंडिकुलर होंगे कौन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में ले लेते तो मैग्नेटिक फील्ड अब किस में होगा, जेड में, क्योंकि एक्स के अलोंग तक प्रोपगेशन है। तो वो आपको जिस तरह से इधर की तरफ दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास थी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड वाली है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन। तो ये स्केच था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से साइनोसॉइडल वेरिएशन, तो इसका मतलब इनको साइन कर्व से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इसकी कुछ फीचर्स जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे वो हम अब डिस्कस करेंगे इसके बाद। सो मैक्सवेल ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। दूसरी बात कैलकुलेट किया मैक्सवेल ने कि जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसने कहा कि एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है वो इस तरह से दी जाती है 1/√μ0 एंड एप्सिलॉन, जबकि μ0 आपके पास परमिबिलिटी होती है फ्री स्पेस की 4 × 10⁻⁻⁷, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं बार एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों डाटा को इसके अंदर पुट करें, देन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is 3.00 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या आती है, स्पीड ऑफ EM वेव, मींस EM waves travels with the speed of light, स्पीड ऑफ EM waves किसके अंदर, इन एयर और वैक्यूम। और अगर मेटेरियल मीडियम में बात करें तो ये रिजल्ट इस तरह से चेंज हो जाएगा, हम V लिख देंगे 1/√μ एंड एप्सिलॉन, और आपको पता है म्यू पता है कितना, μ0 × μr, एंड एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, ठीक है। एप्सिलॉन तो डायरेक्टली कांस्टेंट, तो देन V इज इक्वल टू, ये रिजल्ट हो जाएगा √μ0 μr एंड एप्सिलॉन एप्सिलॉन, तो 1/μ0 और एप्सिलॉन का रूट तो क्या हो जाएगा c, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मींस V इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन √μr एंड एप्सिलॉन, ठीक। तो आपके पास आप देखेंगे कि ये टर्म क्या है, दिस इज c, तो ये आपके पास V हो गया c/√μr एंड एप्सिलॉन, ठीक। अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मीडियम हो तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम में क्या होगा, परमिबिलिटी 1 हो जाएगी, तो ये डायरेक्टली कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेरिएशन है तो हम जो इक्वेशंस यूज करेंगे वो इस तरह से यूज करेंगे। सपोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड y के अलोंग है तो इस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन EY इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx, ठीक है। इससे आपके पास x डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, और मैग्नेटिक फील्ड BZ इज इक्वल टू B0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की आपके पास एक्सप्रेशन होगी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, दैट इज 2π/T, ठीक है, और k क्या है, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड के अंदर होगी, और k है वेव प्रोपगेशन वेक्टर, इसको लिखते हैं 2π/λ, वेव प्रोपगेशन वेक्टर। 11th में पढ़ चुके इसके बारे में, प्रोपगेशन वेक्टर या वेव वेक्टर बोलते हैं 2π/λ, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्मेट भी यूज करी जा सकती है। और एक चीज और याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है आपको
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, सेम एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ई नॉट और टॉर्क किस में चेंज करना पड़ेगा, बी नॉट में। अगर बी नॉट वाली इक्वेशन बी की तरह रखी हो तो ई नॉट और आ जाए, तो इस साइड वाली टर्म तो सेम है। यहाँ पे याद रखना कि ई नॉट और बी नॉट का जो रेशियो होता है आल्सो पीक वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको सी बोलते हैं, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बी नॉट कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई सी। बी नॉट आ जाएगा आपके पास, दैट इज ई नॉट बाई सी, और ई नॉट होगा दैट इज सी इंटू बी नॉट। ठीक है। तो अगर जैसी भी इक्वेशन दे रखी हो तो आप इसको यूज करके निकाल सकते हैं। एक चीज और, अगर हम इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो वो फॉर्मेट भी हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। दो दो एक एक नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। सो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो साइनसोइडल इक्वेशंस थी वो लिख रहे थे। तो ये लिखा था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड जेड के लॉन्ग। इसकी दूसरी फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं। अगर इस ओमेगा और के की वैल्यू इसके अंदर यूज कर दें देन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा की जगह लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग चल रही तो प्लस के एक्स होता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के चल रही हो तो माइनस की एक्स। वो जिस तरह से दे रखी उसी से यूज कर सकते हैं, क्लास के अंदर पढ़ते थे। 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी और प्लस के की वैल्यू कितनी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है। तो ये दो टर्म है आपके पास, ओमेगा की जगह लिखी और ये किसकी जगह लिखी, के की जगह लिखी, ये साथ में एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 पाई बाई कैपिटल टी बाहर लाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ तो है 2 पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ नहीं है टी, 2 पाई है तो टी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको इस तरह से लिख दिया, ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख लिया बाहर। ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, टी बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 पाई तो है नहीं, यहाँ पे टी से आपने क्या कर लिया, 2 पाई तो है, टी नहीं था, टी से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल दोनों में टर्म में यहाँ से तो चला गया, यहाँ तो 1 टी हो गया, यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल टी और ये ऊपर ये रह गया कितना, टी और बाई लैम्डा और कितना एक्स। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस इसका ऐसे लिख दूँ लैम्डा बाई कैपिटल टी, टी पलट करके ऊपर ही, और ये कितना है दैट इज एक्स। तो आपको पता है सिंस लैम्डा बाई टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन साइकिल टू द टाइम पीरियड, डिस्टेंस बाय टाइम, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से ट्रैवल करती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज व्हाट, सी ऊपर हो गया एक्स नीचे सी। इसको इस तरह से इक्वेशन लिखी जा सकती है, ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी, जो कि आपका ओमेगा होता है, और दैट इज टी प्लस एक्स बाई सी। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड की और कंपेयर करके जो भी टर्म हमसे पूछे वो हम निकलवा सकते हैं। कहीं आपके पास लैम्डा पूछेगा, कहीं आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछेगा, ठीक है, तो हम टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ई नॉट बाई सी नॉट ये रिजल्ट यूज होगा। ठीक है। एंड बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाई कैपिटल टी टी प्लस एक्स बाई सी। ये रिजल्ट दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड तो किसके अंदर होगा, टेस्ला के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर के अंदर। ठीक है। तो जैसा भी है इस रिजल्ट की फॉर्मेट को या इसको दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज की जा सकती है। ठीक है। याद ही रखना कि ई नॉट बाई बी नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन दे दी आपको, मैग्नेटिक फील्ड की बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट कितना आ जाएगा, फिर भी ई नॉट बाई सी। तो जितनी भी ई नॉट की वैल्यू उसको सी से डिवाइड करके यहाँ लिख दी जाएगी, वो बी नॉट बन जाएगा, बाकी सारी टर्म एल्सियस लिखी जाती है। ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना हो कि के आइडेंटिफाई कर ले तो के की जो भी वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल टर्म्स 2 पाई बाई लैम्डा से लैम्डा की वैल्यू आ सकती है। अगर लैम्डा निकलवाए, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी निकलवाए तो
2 पाई बाई टी टर्म लिखा जा सकता है जो स्मॉल टी के साथ होगी, ठीक है, या फिर इस फॉर्मेट से करा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है।